हेलमंद घाटी में उसके जो आसपास का क्षेत्र है वो कहलाता था खलजी। इसलिए बहुत लंबे समय तक वहां रहने के कारण इनका भी नाम प्रसिद्ध हो गया, खिलजी। लेकिन ये भी याद रहे कि ये भारत में कोई नए नहीं थे, ये भारत में बहुत पुराने बसे हुए थे। गजनवी और गौरी के काल में ये हिंदुस्तान में आ गए थे और सेनाओं में भर्ती हो गए थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे। लेकिन एक सवाल इनके साथ और जुड़ा है कि इनको यहाँ के शुद्ध तुर्की नस्ल के लोग नीची जाति का समझते थे और वो इनको तुर्कों की जाति में शामिल करने को तैयार नहीं थे। ये तो है खलजी शब्द का उत्तर। फिर कह दूं, अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी के चारों ओर का क्षेत्र खलजी कहलाता है। जिस तरह से सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र शाकंभरी कहलाया, इसी तरह से हेलमंद के आसपास रहने के कारण खलजी कहलाए। बहुत पुराने समय से हिंदुस्तान में थे, सेना में भर्ती हुए, ऊंचे पदों पर पहुंचे और एक दिन सुल्तान भी बना इनका एक नेता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन इन लोगों को यहाँ के शुद्ध तुर्की नस्ल के लोग ऊंची जाति का नहीं समझते थे और एक घटना और घटी। लेकिन समय गुजरता गया, इस शासक के काल में, कैकुबाद के काल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बहुत ऊंचे पदों पर नौकरी मिली और ये नाम याद रहे, आरिज ए मुमालिक, यानी कि जिसको हमने कल एक नाम दिया था दीवान अर्ज या दीवान आरिज, उस पद तक पहुंचाया और इसको कैकुबाद ने एक उपाधि दी जिसका नाम था शाइस्ता खां। ये बड़ा प्रश्न है। जलालुद्दीन खिलजी संरक्षक बना क्यूमर्स का भी कुछ दिन। जब कैकुबाद को छोटी सी उम्र में ज्यादा शराब पीने और अति विलासिता के कारण लकवा मार गया तो क्यूमर्स गद्दी पर बैठा और क्यूमर्स का कुछ समय तक गार्जियन भी बना, कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और क्यूमर्स को फिर गद्दी से हटाया, स्वयं गद्दी पर बैठ गया। शाइस्ता खां एक दिन सुल्तान बन गया और ये घटना घटी 1290 में। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि इसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं करवाया। इसने अपना राज्याभिषेक एक ऐसे नहीं, वो अलाउद्दीन खिलजी कहा था मैंने, इसको आप ये याद रखना है। और दोनों महल बनवाए बलबन ने ही थे। किलोखरी, इसको ये भी कहा जाता था किलोगढ़ी, और हमारे यहाँ अपभ्रंश नाम हो गया किलोखरी। किलोखरी के महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और लेकिन जब इसको गद्दी पर बैठने के लिए कहा गया तो ये गद्दी पर नहीं बैठा। इसने कहा कि मैं इस गद्दी पर इसलिए नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरे पूर्वजों में कोई भी सुल्तान नहीं था, इसलिए मुझे ये विरासत में पद नहीं मिला। इस सिंहासन पर सुल्तान बलबन बैठा करते थे और मैंने उनकी सेवा करी है, इसलिए मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और उनके भय ने, उनके प्यार ने और उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा ने अभी मेरे हृदय को नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। ये एक बात साबित कर रहा था कि कमजोर है ये आदमी। ये कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आ रही है। जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसकी उम्र ये थी। अब आप समझ सकते हैं 70 साल का बूढ़ा ऐसे ही विचार रख सकता है जैसे हमारे सामने। ये सारे प्रश्न है जो बोल रहा हूँ, बहुत कीमती प्रश्न है ये। अभी इस पर तो बात ही नहीं हुई शब्द पर। हमने अभी तक पढ़ा है हु इज खिलजी, खिलजी कौन थे, कब भारत में घुसे, गौरी और गजनवी के साथ ऊंचे पद प्राप्त किए। लेकिन शुद्ध तुर्की नस्ल के लोग उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ते थे, वो उन्हें नीची जाति का समझते थे। लेकिन फिर भी भाग्य ने जलालुद्दीन का साथ दिया और उसने क्यूमर्स को गद्दी से हटाया और सुल्तान बन बैठा। लेकिन किलोखरी के महल में उसने अपना राज्याभिषेक तो करवाया, लेकिन बलबन के सिंहासन पर बैठने से उसने इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि खिलजी शासन ने भारतीय इतिहास में क्या परिवर्तन किया, क्यों इसको एक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, वो एक बहुत बड़े कारण है। एक शब्द आपको ये जानना है जिसको हबीबुल्लाह महोदय ने दिया था, मामलूक। मामलूक क्या बताए थे? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र जो दास हो, लेकिन शासक बनने के समय दासता से मुक्ति उसे मिल गई हो। लेकिन एक अपवाद हम पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो शासक बनने के समय भी दास था, जिसको दासता से मुक्ति 1208 में दी थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। मामलूक की एक खास बात ये याद रहे, मामलूक काल खत्म हुआ किसके वंश के खत्म होने के साथ? बलबन के वंश के खत्म होने के साथ। और अब जो वंश शुरू हुआ वो न तो गुलाम था न तुर्की था, वो खिलजी था। ये क्रांति क्यों कहलाता है? अब चार बातें।
पहली बात क्रांति कहलाने के लिए कि अब जो भी पद जिसको दिए जाएंगे दरबार में ऊंचे ऊंचे, वो नस्ल के आधार पर नहीं दिए जाएंगे, अब योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा हुआ। हमने कल तक क्या पढ़ा है कि शमशी, इलबारी, कुतबी, यही तो पढ़ते रहे हैं। अब कौन आ गए? खलजी। खलजियों ने योग्यता के आधार पर पद दिए। एक कारण कि नस्ल के आधार पर राज करने की प्रथा, नस्ल के आधार पर नौकरी लगने की प्रथा को विराम दिया। किसने? खलजियों ने। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने इससे मान्यता नहीं ली, खलीफा से मान्यता नहीं ली, और इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि खलीफाओं के समर्थन के बिना भी राज्य किया जा सकता है, और वो राज्य किया ही नहीं जा सकता, उसको सफलतापूर्वक संचालित भी किया जा सकता है। यानी कि ये नहीं है कि अगर खलीफा से आपने मान्यता नहीं ली, खलीफा ने आपको कुछ श्राप दे दिया तो आपकी राजगद्दी चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये याद रहे, खलीफा की मान्यता स्वीकार नहीं की। थोड़ा विवाद तो है, लेकिन ये एक बार यही जान लें। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि खिलजी क्रांति क्यों महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक और काम कर दिया, पूरे भारत को, जलालुद्दीन के नाम से तो प्रसिद्ध नहीं, लेकिन अलाउद्दीन के नाम से बहुत बड़ा उत्तर है। मैंने आपको कल भी कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने मंगोलों से भारत की रक्षा तो करी ही करी, साथ में विंध्याचल पर्वत की सीमाओं को लांघ कर उसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया, वहां से टैक्स वसूला और अपनी एक नई उपाधि के साथ वो जिया, जिसका नाम था सिकंदर सानी, दूसरा सिकंदर। तो ये टॉपिक कि इन्होंने मामलुक सुल्तानों की प्रथा को खत्म किया, खलजी शासन शुरू हुआ, खलीफा की मान्यता नहीं ली, योग्यता के आधार पर पद दिए, और पूरे भारत में एक छत्र साम्राज्य स्थापना करने का प्रयास भी इन्होंने किया। लेकिन वो बड़ा प्रयास अलाउद्दीन ने किया, जलालुद्दीन ने ज्यादा प्रयास उसमें नहीं किए। ये एक टॉपिक। अब दूसरी बात, प्रारंभिक जीवन। इसमें ज्यादा बातें नहीं, ये बात जो मैंने यहाँ कर दी वो ये है कि प्रारंभिक जीवन इसने जहाँ काटा वो बलबन का वंश था, लेकिन जिसके काल में तरक्की करके बहुत आगे पहुंचा वो कैकुबाद था, और कैकुबाद ने इसे उपाधि दी थी शाइस्ता खां की, और क्यूमर्स के काल में इसने एक घटना को अंजाम दिया, सुल्तान बन बैठा। और ये है आपकी बहुत बड़े प्रश्नों की जगह। ये आपका पहला प्रश्न, यहाँ विचार क्या थे उसके, और उसके विचार 2 लाइनों में। वो कहता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ। क्या कहता था? मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। ये बात वो कहकर बहुत कुछ साबित कर रहा था। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है, इसलिए तुर्की लोग धीरे धीरे उससे दूर होते गए। और दूर होने की वजह थी कि जो परंपरा अब तक इल्तुतमिश ने डाली, बलबन ने उसका विस्तार किया। किस बात का? कि जो सैनिक सत्ता जिसके पास रहेगी, जिसकी सेना ताकतवर रहेगी, जो राजा लड़ाइयों में रत रहेगा, उसी का शासन टिकेगा। और ये बात भी याद रख लेना कि दिल्ली सल्तनत के टिकने का आधार क्या था? सैनिक शक्ति। जिसके पास सैनिक शक्ति ज्यादा है, जो षड्यंत्र करने में बहुत माहिर है, वही आखिरकार एक दिन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता रहा। और उसमें एक ब्रेकअप कर दिया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। यानी कि वो बूढ़ा आदमी था, विचार बूढ़े थे, और वो लड़ाई दंगों में विश्वास नहीं रखता था, जो कि दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी, आपको लड़ाई करनी ही होगी। याद रहे, जर्मनी किसी जमाने में एक बात कहा करता था कि संसार में शांति जरूरी नहीं है, युद्ध समय की जरूरत है, युद्ध दुनिया की जरूरत है, शांति तो केवल स्वप्न की बात है। उससे आगे वो कहता था कि अगर युद्ध नहीं होंगे तो संसार गंदे पानी की तरह सड़ने लग जाएगा। ऐसी बातें जर्मनी के लोग कहते थे, और वही बात यहाँ लागू होती है कि दिल्ली सल्तनत के लोगों को अगर टिकना था, सुल्तानों को, तो उनकी सेना पर उनका कमांड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उनको खुद भी बहुत अच्छे लड़ाकू होना होगा। और उससे उसने तिलांजलि दे दी, और उसका विचार ये था। अब अगली बात, उसने युद्ध किस किस से किया? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन युद्ध से पहले मैं एक चीज और पढ़ा दूं, षड्यंत्र। ये ज्यादा जरूरी टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है वो आपको बहुत उलझाता है पेपर में। एक नाम लिख रहा हूं, मलिक छज्जू। ये बहुत प्रसिद्ध नाम। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था, और इसको इसके पद पर बना रहने दिया गया। उसे कड़ा, आप यूं लिखिए, अवध का सूबेदार उसे बना रहने दिया गया।
वो पहले ही बना हुआ था, उसे हटाया नहीं गया। इसलिए मलिक छज्जू थोड़ा और महत्वाकांक्षी हो गया और उसने अपने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो मलिक छज्जू ने विद्रोह तो कर दिया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने बेटे को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, जिसका नाम था अरकली खां। अरकली खां ने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया, बंदी बना लिया। बंदी बनाकर लाकर फिरोज खिलजी के सामने पेश किया गया। फिरोज खिलजी ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए, क्योंकि जब उसे पकड़कर लाया था अरकली खां, कपड़े फट गए थे, बहुत बुरे हालात में था वो। उसे अच्छे कपड़े पहनाए, उसे खाना खिलाया और उसके सामने जलालुद्दीन रो पड़ा। क्या कहा कि तुम मेरे स्वामी के वंश की निशानी हो। देखिए, उसने विद्रोह किया और जलालुद्दीन ने उसे माफ कर दिया। ये उसके जीवन की क्या बता रही है? अकर्मण्यता। यानी कि वो इतना महत्वपूर्ण आदमी बनना चाहता था कि मैं लोगों में सम्मान तो बना लूं, लेकिन सम्मान से सल्तनत नहीं चलती थी। सल्तनत चलती थी तलवार के बल पर, और उसने मलिक छज्जू को माफ कर दिया। ये उसके जीवन की बहुत गलत घटना थी। अब एक यहाँ तो उसने माफ कर दिया, लेकिन एक मामले में वो बहुत खूंखार हो गया। कैसे खूंखार हो गया वो देखिए। एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके लिए पेपर में ये, सीदी मौला ने किसके काल में मृत्यु दंड पाया? और वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये करेक्टर ही जोड़ने। मलिक छज्जू का विद्रोह किसके काल में हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। सीदी मौला का षड्यंत्र किस काल में प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन खिलजी। ये क्या था? सीदी मौला ईरान का एक संत था, फकीर था, और इस फकीर के पास खूब सारा पैसा था, और वो पैसा यहाँ गरीबों में बांटता, लोगों में बांटता। लोग इसके भीड़ों की संख्या में, भीड़ की भीड़ इसके अनुयायी होती जा रही थी, और सीदी मौला को इसने मृत्युदंड दे दिया। इसने अपने दरबार में इसको बुरी तरह मरवाया। तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है कि 70 साल का बूढ़ा लड़ने में तो विश्वास नहीं रखता, लेकिन सीदी मौला को मृत्युदंड देकर उसने बहुत पाप किया। कहते हैं जब सीदी मौला मर गया, एक भयंकर अकाल पड़ा, तूफान आया और बहुत लोग उसमें मर गए। बड़ी तबाही मची और लोग ये कहने लगे कि सीदी मौला का ही श्राप है, जो किसको लगा? जलालुद्दीन खिलजी को। और ये घटना इसके जीवन की बहुत प्रसिद्ध है। सीदी मौला ने विद्रोह किया, बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। और अब ये कहानी यहाँ पढ़ने से पहले हम इसे जानेंगे किस किस के साथ इसने युद्ध किए। और वो युद्ध दो बहुत प्रसिद्ध है, वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है जो हमें पढ़नी है। आपको ये भी जानना होगा इसके साथ कि इस समय कौन सी चौहान शाखा दिल्ली में रणथंभौर में शासन कर रही थी। देखिए, इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ये गद्दी पर कब बैठा था? 1290 में, और उसने आक्रमण किया 1291 में। और रणथंभौर पर इस समय चौहानों की शाखा का जो शासक था वो था हमीर देव। बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ये हमीर देव चौहान, जिसके बारे में जानकारी का जो स्रोत है नयन चंद्र सूरी, जिसकी पुस्तक है हमीर महाकाव्य, और एक बहुत प्रसिद्ध लेखक जोधराज, जिसने लिखी है हमीर रासो, और एक पुस्तक लिखी है चंद्रशेखर ने, जिसकी किताब है हमीर हट। इन तीन किताबों से इसी हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आपको याद रहे, शाकंभरी के चौहान जब समाप्त हुए तो जो चौहान दोबारा सत्ता में आए वो चौहान कहलाए रणथंभौर के चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज ने ही रणथंभौर के चौहान शाखा की नींव रखी थी, और उसका अंतिम शासक हमीर देव चौहान, और सबसे शक्तिशाली शासक भी हमीर देव चौहान। 1282 में ये गद्दी पर बैठा था और 1301 तक इसने शासन किया। अंतिम रूप से ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में मारा गया। लेकिन अभी घटना हमें जोड़नी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। कैसे? जलालुद्दीन चला रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन ये भी राजस्थान में एक बात याद रहे कि रणथंभौर के किले पर आक्रमण करने के लिए आपको इस किले पर भी आक्रमण करना पड़ेगा, जिसको दो नामों से जाना गया, झाइन या झेन का किला। झेन के किले को जलालुद्दीन ने घेर लिया और झेन के किले को विजित कर लिया। जब झेन के किले को विजित कर लिया और वो आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो उसने रणथंभौर को घेर लिया। लेकिन रणथंभौर के घेरे को बड़े लंबे समय तक जब वो घेरा पड़ा रहा
तो कोई हल नहीं निकला और अमीर देव हारा ही नहीं जब उससे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक बात कही, फिर वही बात दोबारा दोहराऊं, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। अब मैं उसमें 2 लाइनें जोड़ रहा हूं, हालांकि अलग अलग समय में कही गई हैं, लेकिन उसको जोड़ते ही बात पूरी हो जाएगी। मुझे रणथंभौर को नहीं जीतना, क्योंकि मैं वृद्ध मुसलमानों का खून बहाने में रुचि नहीं रखता, और मैं मुसलमानों के सर के एक एक बाल से ऐसे 10 किले वार सकता हूं। ये कहकर वो खाली हाथ लौट गया। क्या कर गया वो? अपनी असफलता को छिपा गया, यानी कि जीत तो पाया ही नहीं, और कह क्या गया, अंगूर खट्टे हैं क्या, कि मैं मुसलमानों की हत्या नहीं करवाना चाहता, उनके सर के एक एक बाल से मैं से 10 किले वार सकता हूं। ये स्टेटमेंट याद रहे किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। किस किले को घेरे हुए? रणथंभौर के किले को घेरे हुए। तो ये एक कहानी यहाँ तक। लेकिन अब एक व्यक्ति जो इसके साथ जुड़ा रहेगा वो इसकी हत्या भी करेगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो पहले कुछ नाम दे दूं, इसके कुछ बेटों के नाम लिख रहा हूं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। अरकली खां, कद्र खां, और 2 भाई इधर रहे प्रसिद्ध, अली गुरशफ, जिसको आप अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, और एक इसका भाई था अलमास बेग। और ये 2 भाई थे, और एक प्रसिद्ध लड़का था नुसरत जलेसरी। ये बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। अभी क्लियर हो जाएगा ये कौन थे। देखो, जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा हुआ था, अब एक पड़ाव पूरा हुआ है जलालुद्दीन खिलजी का। दोबारा दोहरा दूं, पहले पड़ाव में हमने क्या पढ़ा? बलबनी वंश का अंत करने वाले खलजी थे। और वो खलजी कौन था? पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किस सुल्तान के काल में किस पद पर पहुंचा हो? दीवान आरिज ममालिक। किसके काल में? कैकुबाद के काल में। कैकुबाद ने उसे एक उपाधि दी, शाइस्ता खां। क्यूमर्स का संरक्षक बना, क्यूमर्स को गद्दी से उतारा, मरवाया, और किलोखरी के महल में राज्याभिषेक तो करवाया, लेकिन सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। और अब अगली बात, हम इसे खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने खलीफा की मान्यता नहीं ली, योग्यता के आधार पर पद दिए। भारत को जीतने का प्रयास इसके अगले शासक ने किया, और इन्होंने मामलुक सुल्तानों के काल को हटाकर एक स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना करी, जो खलजी कहलाई। लेकिन यहाँ ये भी याद रहे, ये एक विचार बहुत प्रसिद्ध है जिसका पेपर में आता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मेरा मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। और ये युद्ध उसने लड़ा सबसे प्रसिद्ध कौन सा? रणथंभौर का। लेकिन इसमें वो हार गया, और ये कह गया कि मैं मुसलमानों के सर के एक एक बाल से ऐसे 10 किले वार सकता हूँ। लेकिन 1292 में इसने मंडोर को जरूर जीत लिया था। ये एक जरूर उसके जीवन की घटना है, एक उपलब्धि कहेंगे। षड्यंत्र रचा गया छज्जू के द्वारा, मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, लेकिन उसको माफ कर दिया गया। और एक घटना और, एक बार दिल्ली में बहुत सारी भीड़ में ठग और लुटेरे पकड़े गए, जो दिल्ली को रोज लूटते थे, उनको भी माफ कर दिया गया। तो ये जलालुद्दीन की सोच थी 70 साल के बूढ़े की। जलालुद्दीन का एक बेटा अरकली खां और एक बेटा कद्र खां। 2 भाई उसके भाई के बेटे थे शिहाबुद्दीन के, एक का नाम अली गुरशफ जिसको अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, और एक अलमास बेग जो उसका छोटा भाई था। नुसरत जलेसरी नाम तो मैंने एक ऐसा लिखा है जिसको आप आगे पढ़ोगे, नुसरत खां और उलुग खां की जोड़ी जो आक्रमण करने जाती थी हर जगह अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो यहाँ एक बार पूरे पड़ाव को विराम देता हूँ। अब हम इसका षड्यंत्र देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे जलालुद्दीन को मार दिया, और उससे पहले की घटनाएं आपको बहुत जरूरी याद रखनी है, और वो प्रश्न बनेगा वहां से। हम लोग उसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा उस पर गौर नहीं करते। वो घटना क्या है? वो घटना ये घटी, देखिए यहाँ तो जलालुद्दीन शासन कर रहा है, समय है 1292 का, और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार है? कड़ा, इलाहाबाद, जहाँ का सूबा अलाउद्दीन खिलजी के पास है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 में मध्य प्रदेश में एक जगह है भिलसा, उस पर आक्रमण किया और भिलसा को खूब लूटा। लूट का माल इसने बहुत बड़ी मात्रा में अपने स्वामी को भेज दिया, जिसका नाम था जलालुद्दीन। भेज दिया उसे, जलालुद्दीन खुश हो गया, और उसने खुश होकर कड़ा और इलाहाबाद की जो सूबेदारी थी उसका दायरा और बढ़ा दिया, और अलाउद्दीन खिलजी को पूरे अवध सूबे का सूबेदार बना दिया। इससे अलाउद्दीन खिलजी की पावर बढ़ गई,
उसके हौसले बढ़ गए, और इन्हीं बढ़े हुए हौसलों में उसने एक ऐसा काम कर दिया जो बहुत बड़ा था। दोबारा बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो इस समय जलालुद्दीन के अधीन काम कर रहा था, भतीजा भी था, दामाद भी था, अपनी बेटी की शादी उसने अलाउद्दीन से कर रखी थी, और कड़ा और इलाहाबाद का सूबेदार था। 1292 में उसने भिलसा पर आक्रमण किया, भिलसा को जीता, लूट का माल बहुत सा जब जलालुद्दीन के पास पहुंचा, जलालुद्दीन प्रसन्न हुआ और उसने उसको पूरे अवध का सूबेदार बना दिया। और इससे वो और महत्वाकांक्षी हुआ, और उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो हमारे लिए पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। वो घटना 1296 की, और वो आक्रमण है देवगिरी पर आक्रमण। अब ये भी याद रहे, देवगिरी दक्षिण भारत में है, मध्य प्रदेश निकलते ही नीचे के हिस्से में पहला पड़ाव दक्षिण भारत में देवगिरी था। लेकिन अब सवाल ये नहीं, पेपर में जो सवाल आता है वो ये, देवगिरी पर प्रथम आक्रमण किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन अगर वो प्रश्न कर दे देवगिरी पर प्रथम आक्रमण खिलजियों के काल में सबसे पहले किसके शासन काल में हुआ, तो उत्तर होगा जलालुद्दीन खिलजी। और ये भी याद रहे, ये जलालुद्दीन खिलजी की अनुमति लिए बिना आक्रमण हुआ था। उसने पूछा ही नहीं था उससे, बिना पूछे चला गया देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। समय था 1296, और देवगिरी का शासक किस समय था, राजा रामचंद्र देव, और यादव शासक थे ये। और इसका बेटा भी बहुत प्रसिद्ध था जिसका नाम था शंकरदेव। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब लड़ाई करने गया, शंकरदेव उस समय राजधानी में उपस्थित नहीं था, लेकिन जब तक शंकरदेव लौट कर आता तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक को पराजित कर दिया था, और वहां से लूट का खूब माल लाया गया, और वो सारा लूट का माल अलाउद्दीन खिलजी हड़प कर गया। कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन इसकी खबर तो मिल गई किसको, सुल्तान को। सुल्तान ने जब इससे पूछा कि आपने मेरी बिना मर्जी के देवगिरी पर आक्रमण क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे बहुत भयभीत हूं, मैं देवगिरी से जो भी लूट कर लाया हूं वो सारा सामान आपको देना चाहता हूं। बस उसने भरोसा कर लिया। किसने, जलालुद्दीन ने। उसको साथियों ने यह भी कहा कि मत उस पर भरोसा करो, बहुत चालाक आदमी है, और कहने वाला और कोई नहीं। अरकली खान ने भी समझाया था, नहीं माना जलालुद्दीन। और रोज चिट्ठियां लिखता और ये कहता मैं आपसे बड़ा भयभीत हूं, मुझे तो, मैं अगर आपने मेरे साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती करी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो जलालुद्दीन ने सोचा शायद सच बोल रहा हूं। फिर दामाद भी था। जलालुद्दीन थोड़े से सैनिकों के साथ चल पड़ा। जब चला, यमुना के किनारे खड़ा हो गया, सामने उसका ठिकाना, और उसने देख लिया वो सैनिकों के साथ आ रहा। तो उसने कहा सुल्तान, मैं तो पहले ही बहुत डरा हुआ हूं, मैं तो आपकी शरण में हूं, आप सैनिकों को मत लाइए। और उसने फिर एक गलती करी कि वो सैनिक भी छोड़ गया। उसे समझाया गया आप सैनिक नहीं छोड़े, लेकिन वो छोड़ गया। कहते हैं जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसके पांव छुए, और जलालुद्दीन खिलजी ने उसको गले लगाया, और सलीम खान नाम के लड़के ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। जैसे अलाउद्दीन ने इशारा किया उसने छुरा घोंप दिया, और इसी तरह एक आवाज निकली जलालुद्दीन के मुंह से, सिर्फ एक, कि धोखेबाज, तूने मुझे धोखा दिया। अलाउद्दीन ने कुछ नहीं कहा, और दोबारा इशारा किया गया, उसके गर्दन को उसके सर से अलग कर दिया गया। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो लिखता है बर्नी ने लिखा कि अलाउद्दीन ने अपने दामाद होते हुए उसका, अपने ससुर का कत्ल कर दिया। और एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है कि अभी जलालुद्दीन के कटे हुए सर से खून बह रहा था कि अलाउद्दीन ने शाही चंदोबा यानी कि राजमुकुट अपने सर पे रखा और बादशाह सुल्तान बन गया। और उसने अब जहां अपना राज्याभिषेक करवाया वो बलबन का ही महल था, और वो महल ये था। लेकिन सवाल ये कि अलाउद्दीन खिलजी धोखेबाज था, हत्यारा था, और वो दिल्ली में अभी घुसा ही नहीं, दिल्ली में नहीं गया। वो दिल्ली से बाहर एक महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, और अब उसने एक तरीका ढूंढा। धीरे धीरे अलाउद्दीन को पसंद करने वाले लोग अलाउद्दीन के पास जमा होने लगे। क्यों? एक ऐसी बात भी आपको जाननी है कि जलालुद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था, वो जरूर लोग उसके काल में सुखी रहे होंगे, लेकिन जो उच्च तुर्की वर्ग था वो ये चाहता था कि जलालुद्दीन गलत नीति पर चल रहा, इसको तलवार चलानी चाहिए, इसको लड़ाई करनी चाहिए, और वो कर नहीं रहे थे। और ये गुण सारे किस्म दिख रहे थे लोगों को।
अलाउद्दीन में वो धीरे धीरे लोग वहाँ जमा होने लगे और अलाउद्दीन के पास एक बहुत बड़ी सेना की भीड़ हो गई। और अब अलाउद्दीन ने एक काम किया, उसने देवगिरी से लूटे हुए धन को लोगों में बांटना शुरू कर दिया। और वो कहा करता था, लोगों की स्मृति बहुत कमजोर होती है, वो किसी के गुनाहों को बहुत जल्दी